नमस्कार बच्चों, आज आपकी पाठ्यपुस्तक विधान का दूसरा अध्याय जूझ, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। तो पहले थोड़ा सा हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, फिर हम पाठ के और उन्मुख होंगे और पाठ के सारांश पे आएंगे। तो आनंद यादव जी का जन्म 1935 में कागल कोल्हापुर में हुआ। पूरा नाम आनंद रतन यादव, पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। ये जो उपन्यास का अंश है वह आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित है। आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए सदा लालायित रहता है, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण वह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा महसूस करता है। लेखक के इस कहानी के माध्यम से आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवई जीवन के यानी गांव के जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय गाथा है। इसमें जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की एक अनूठी झलक दिखाई देती है। अब हम पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं। आनंदा और उसका परिवार। तो आनंदा के परिवार में उसके पिता और माँ रहते थे। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने पिता से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं थे, साथ साथ अधिक गुस्से वाले भी थे। पिताजी सारा दिन गांव भर में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही करवाते थे। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उनका बेटा 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़े, लेकिन पिता के आगे उनकी एक न चलती थी। आनंदा उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची। एक व्यक्ति थे दत्ताजी राव, तो उनके पास उन्होंने जाने के लिए सोची, क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए पिताजी को समझाकर राजी कर सकते थे। अब दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कहा कि ठीक है, अपने पिताजी को मेरे पास भेज देना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बन जाए। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना महत्व है। जब पिताजी उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में यदि कोई बाधा आई तो यह ठीक नहीं होगा। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। दत्ताजी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ था। अब आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले ये कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। चहान नाम का
एक नया लड़का उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर हमेशा मजाक उड़ाता था, जिसके कारण आनंदा का मन दुखी हो जाता था। पहले दिन उसने सोचा कि वह अब पाठशाला नहीं जाएगा, किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया है। वसंत पाटिल नाम का एक बहुत होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया था। आनंदा वसंत को देखकर पढ़ाई में ही मन लगाने लगा और अखबारी कागज़ के कवर भी अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी। उसे पाठशाला जाने में आनंद आने लगा। श्री सौदलगेकर जी मराठी के अध्यापक थे। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते थे। सुनने वाले भी मुग्ध होकर सुनते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी थी। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती कि जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय उन्हें गुनगुनाता रहता था, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सौंदलगेकर जी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि आनंदा का रुझान उस ओर हो रहा है और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। श्री सौंदलगेकर जी से ही प्रेरणा लेकर अब आनंदा स्वयं कविता भी रचने लगा और उसे अपने गुरुजी को दिखाता था, जिससे कविता में जो कमी हो वे उन्हें ठीक कर सकें। इसी कारण आनंदा श्री सौंदलगेकर जी के बहुत निकट आ गया, क्योंकि वो भी कविता करते थे और ये भी कविता करने लगा था, तो बहुत ही करीब आ गया। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज़ पेंसिल न होती तो वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही रेखा खींचकर लिखता तथा पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। मतलब इतना जुनून हो गया था आनंदा को कि जहाँ जिस स्थिति में रहता था वो कविता लिखने से बाज नहीं आता था। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो सोमवार को उसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता, और यदि यह सोमवार का इंतज़ार नहीं कर पाता तो रात को ही सौंदलगेकर मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखा। मतलब एक तरह से कविता लिखने का, कविता दिखाने का उसे जुनून स्वभाव हो चुका था। इस कारण आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया और अब वह अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से परख करने लगा और समझने लगा। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत हमेशा बजता रहता था। मतलब वो आनंदा जो कुछ समय पहले स्कूल जाने के लिए भी उसको मना कर दिया गया था, परंतु आज अपनी लगनशीलता के कारण वह कविता लिखने लगा था और उसे एक धुन सवार हो गई थी। इसी के साथ आपका जूझ उपन्यास का जो ये अंश है उसका सारांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।